एक घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक औरत जो एक दूसरी औरत को बड़े ध्यान से गाड़ी से उतार रही थी। उस औरत ने दूसरी औरत से कहा, आओ भाभी, थोड़ा संभल कर आना। उस दूसरी औरत के हाथों में एक बच्चा था, जिसे देखने से पता चल रहा था कि उसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था और वो औरत शायद अपने बच्चे के साथ अस्पताल से अपने घर पर आई थी। घर की दहलीज पर उसे उसकी सास पूजा की थाली लिए खड़ी दिखाई दी, जो काफ़ी मुस्कुरा रही थी और उसके बच्चे की ओर देख रही थी। वो सभी घर की दहलीज पर जाते हैं। उसकी सास उसकी आरती उतारती है और उसे कहती है, आओ बहू, अंदर आओ और हमारे घर की रौनक को बढ़ाओ। इसके बाद वो औरत अपने बच्चे के साथ अपने घर के अंदर प्रवेश करती है और वहीं पास में व्हीलचेयर पर बैठे एक बुजुर्ग के पैर को छूती है, जो उस औरत का ससुर था। वो उसे आशीर्वाद देता है और कहता है, सदा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र दे। तभी उस औरत का पति गाड़ी को पार्किंग करके आता है और कहता है, माँ, पड़ोसियों को मिठाई बांटनी है, तो कौन सी मिठाई लेके आऊँ? ये सुनकर उसकी माँ तो नहीं, पर उसकी बहन कहती है, भैया, कोई ज़रूरत नहीं है मिठाई बांटने की। पड़ोसी होते ही हैं फ्री का खाने वाले, हमारी मिठाई खाएंगे और हमारी बुराई करेंगे। फिर उसकी माँ भी उसकी बहन की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, बेटा रवि, पूनम ठीक कह रही है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रवि, जो उस औरत का पति और उस बच्चे का बाप था, वो वहाँ से बाजार की ओर चला जाता है और उसकी माँ उसकी पत्नी कविता से कहती है, बहू, अब यूं कर, तू बच्चे के साथ अपने कमरे में आराम कर और तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूनम या मुझे आवाज़ लगा देना, ठीक है? ए पूनम, तू कविता को उसके कमरे तक छोड़ कर आ। हाँ माँ, पूनम जवाब देती है और कविता के साथ उसके कमरे की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ रवि की माँ और उसके पिता के साथ पूनम का 5 साल का बेटा रह जाता है, जो वहीं खेल रहा होता है। रवि की माँ चंदा देवी पूजा की थाली को टेबल पर रखकर किचन में कुछ काम करने जाती है कि अचानक से पूजा की थाली का दिया बुझ जाता है। उस पर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन पूनम का बेटा उसे ही देख रहा था। वो उसे देखकर अपने हाथों से ताली बजाता है और हंसते हुए कहता है, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। उसे ऐसा कहते देख वहाँ मौजूद रवि का पति उस बच्चे से कहता है, अरे चिंटू, हवा चल रही है ना बेटा, तो दिया बुझ गया। अब तू मेरे पास आ, मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ, बता सुनेगा? चिंटू जवाब में ना कहकर वहाँ से अपनी माँ के पास भाग जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद उसका नाना हंसते हुए कहता है, बदमाश कहीं का। समय बीतता है और रवि मिठाई के डिब्बे लेकर घर आता है और उसकी माँ और बहन पड़ोसियों को मिठाई के डिब्बे देकर आते हैं। वो दोनों जब घर आती हैं तो उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, मानो उन्होंने कोई इलेक्शन जीत लिया हो और उसके विरोधी और कोई नहीं बल्कि उनके पड़ोसी हों। वो दोनों अपने घर में लड़का होने से बहुत ज़्यादा खुश थे। चंदा पूनम को कहती है, पूनम बेटी, जा अपने लिए और मेरे लिए चाय बना ले, बहुत थक गए हैं आज तो। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, मैं भी बना कर लाती हूँ। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज़ आती है, पूनम बेटा, एक कप मेरे लिए भी। ये सुनकर उसकी माँ चंदा कहती है, हाँ हाँ, कुछ और ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो। डॉक्टर ने कितनी बार कहा है कि चाय नहीं पीनी, लेकिन इन्हें तो अपने मन की करनी है। अरे भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं होगा, रवि के पिता दिलीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा। कुछ देर बाद पूनम चाय लेकर आती है और अपनी माँ और अपने पति को चाय देती है। पूनम चाय को दिलीप सिंह के पास रखकर चली जाती है और दिलीप उसे उठाकर पीने ही वाला होता है कि उसकी नज़र चाय के रंग पर पड़ती है, जो बिल्कुल खून की तरह लाल थी। उसके हाथ से अचानक चाय का कप गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी और बेटी वहाँ भाग कर आती हैं और आकर देखती हैं कि फर्श पर चाय बिखरी पड़ी है। दिलीप सहमा हुआ अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। चंदा उससे कहती है, क्या हुआ जी, चाय कैसे गिर गई? भाग्यवान, चाय का रंग लाल था, मानो कप में चाय नहीं बल्कि किसी का खून हो। पर
पर पिताजी ये कैसे हो सकता है? मैंने आपको चाय दी थी। अरे ये आपका वहम होगा कोई। पूनम, जा तेरे पिताजी के लिए एक और चाय बना के ला। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दिलीप सिंह जवाब देता है। तभी वहाँ पर रवि आता है और कहता है, ये क्या हुआ और किसने गिरा दिए? रवि की आवाज़ सुनकर दिलीप उसकी ओर देखता है तो उसे रवि के पीछे से एक बच्ची भागती हुई दिखाई देती है, जो अचानक से गायब हो जाती है। उस बच्ची को देखकर दिलीप और ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ मौजूद सभी से कहता है, ये बच्चा कौन था जो अभी अभी यहाँ से भाग कर गया? ये सुनकर सभी उसी की ओर देखते हैं जिस ओर दिलीप ने इशारा किया था, पर उन्हें वहाँ कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता। ये देखकर रवि दिलीप से कहता है, चिंटू होगा, शायद खेल रहा होगा पिताजी। नहीं नहीं बेटा, वो चिंटू नहीं था। इस बात से सहमत दिलीप जवाब देता है। चिंटू का नाम सुनते ही पूनम सबसे कहती है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो चिंटू को लेने कमरे की ओर बढ़ती है और उस कमरे में जाकर देखती है कि चिंटू अपने खिलौने से खेल रहा था और वो बहुत खुश था। पूनम उसे देखती और कहती है, तो तू यहाँ आया शैतान कहीं का? मम्मी, क्या आप भी हमारे साथ खेलोगी? चिंटू अपनी तोतली आवाज़ में कहता है। ये सुनकर पूनम कहती है, हमारे साथ? पर यहाँ तो तुम अकेले हो। हमारे साथ नहीं बेटा, मेरे साथ होता है। नहीं मम्मी, दीदी है ना, ये देखिए हमारे साथ खेल रही हैं। दीदी? कौन दीदी? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे अरे ये दीदी मम्मी जो मेरे सामने बैठी हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? ये सुनकर पूनम चिंटू से कहती है, अच्छा तो इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझसे मजाक करने लगा। पर कोई बात नहीं, ऐसे ही खेलते रहो बेटा, बाहर मत आना, ओके? जी मम्मी। पूनम इस बात को मजाक में लेती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद चिंटू किसी को कहता है, दीदी आप मम्मी को क्यों नहीं दिखे? लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ कोई था ही नहीं, तो चिंटू बात किससे कर रहा था? लेकिन उस कमरे में लगे आईने में कोई दिखाई दे रहा था। जो चिंटू के पास बैठा उसके साथ खेल रहा था, वो एक बच्ची थी। उसकी उम्र भी लगभग चिंटू के आसपास थी और उसके बाल बिखरे और उलझे थे, मानो कई दिनों से ना ही ना हो। चिंटू के पास से जाने के बाद पूनम फिर अपने पिता और माँ के पास आती है, जहाँ रवि भी मौजूद था। वो सभी के सामने कहती है, चिंटू कमरे में खेल रहा है और मुझे लगता है कि पिताजी ने जिसे देखा है वो चिंटू ही था। आज वो मस्ती के मूड में है। पिताजी आप आराम करो, डॉक्टर ने कितनी बार आपको कहा है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, रवि ने भी कहा। फिर वो सभी को कहते हैं, अच्छा मुझे एक बार हॉस्पिटल जाना होगा, रमन की पेमेंट बाकी है ना, उसे देने के लिए। मैं रात होने से पहले ही घर आ जाऊंगा। और ये कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने दोस्त डॉक्टर रमन के पास जाता है। रवि को देखते ही रमन अपने पियोन को चाय लाने के लिए कहता है, पर रवि उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं रमन, अभी मन नहीं है। और बता रवि कैसा है? भाभी को घर ले गया? अब बताया भी नहीं, मैं कुछ काम से बाहर गया था यार। अरे हाँ यार रमन, तभी तो नहीं बताया। अच्छा ये बता, पैसे कितने दूँ? अरे यार कभी भी जब तेरा मन करे तब दे दियो। वैसे भी तुम्हारी जान पहचान में कोई और ये करवाना चाहता हो तो उसे भी बता दो। तुम तो जानते ही हो, इस महंगाई के ज़माने में काम चलना मुश्किल है। हाँ यार, मैंने अपने रिश्तेदारों को इस बारे में बता रखा है, पर एक बात तू याद रख, ये सब थोड़ा छुप के करा कर। तुझे वैसे भी किसी का डर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। पर एक बात तो बता, तू ये सब करता है, तुझे डर नहीं है किसी का? अरे तू क्यों चिंता करता है यार, इस सरकार में अपनी पहुंच हेल्थ मिनिस्टर तक है, कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। फिर रवि अपनी जेब से पैसों की 3 गड्डी निकाल कर रमन को देता है और कहता है, ये पिछले काम के हैं, अब ये कुछ दिन बाद ले लियो। रमन जवाब देता है, अरे यार कोई बात नहीं, जब तेरा मन करे तब दे देना। अच्छा एक काम और है यार रमन, पिताजी के लिए कोई दिमाग के डॉक्टर से बात करना,
उनकी अजीबोगरीब हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ये सुनकर रमन रवि को कहता है, अरे मेरे भाई, बुढ़ापे में आम बात है। फिर भी तू कहता है तो करता हूँ किसी से बात। अच्छा रमन, चलता हूँ, रात होने वाली है। अच्छा रवि, मिलते हैं, ठीक है। फिर रवि वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है और रमन भी घड़ी की ओर देखता है जिसमें 9 बजने वाले थे। वह भी अपना सामान लेता है और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रात हो जाती है और रवि भी अपने घर पर आ चुका था। पूनम खाना बना रही थी और कविता अपने बच्चों को सुला रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। चंदा आवाज़ देकर रवि से कहती है, बेटा, बेटा रवि, देख इस लाइट को, क्या हो गया। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। ना जाने यार, लाइट कैसे चली गई। पूरे मोहल्ले में तो लाइट है, पता नहीं हमारे घर में कैसे चली गई। पूनम किचन में काम करते करते रुक जाती है और अंधेरे में खड़ी लाइट का इंतजार करती है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। वो आवाज़ देकर कहती है, क्या ये तुम हो बेटा चिंटू। पर उसकी बात को कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर वो वहीं पर रखे अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढती है और उसकी टॉर्च को ऑन करती है और उसकी रोशनी में देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे बिल्कुल सामने एक बच्ची खड़ी थी जिसके चेहरे पर खून लगा था और वो उसे घूर रही थी। उसे देखते ही पूनम के मुंह से चीख निकलती है और अचानक से लाइट आ जाती है जो रवि ठीक कर रहा था। सभी को उसकी चीख सुनाई दी थी। चंदा और रवि किचन की ओर भागते हैं और जाकर देखते हैं कि पूनम बेहोश ज़मीन पर पड़ी हुई है। रवि उसे उठाता है और एक बेड पर लेटाता है। चंदा और दिलीप भी वहीं आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ इसे। चिंटू अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगता है। दिलीप उसे कहता है, कुछ नहीं हुआ बेटा, मत रो, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। चंदा पूनम के चेहरे पर पानी का छिड़काव करती है तो पूनम को धीरे धीरे होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे वही बात याद आती है और वो डरकर अपनी माँ से लिपट जाती है। ये देखकर चंदा उसे कहती है, क्या हुआ पूनम, बात क्या है बेटा, क्या हुआ। माँ, किचन में कोई है। कौन है बेटा, तू इतनी डर क्यों रही है, और तेरा शरीर भी आग की तरह तप रहा है, क्या हुआ है। उसकी माँ उससे पूछती है। ये सुनकर रवि किचन में जाता है और वहाँ देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो वापस उन सभी के पास आता है और कहता है, कौन है किचन में, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तुम सबको हो क्या गया है। रवि गुस्से से कहता है। पूनम डरी डरी कहती है, भाई, वहाँ एक बच्ची थी। बच्ची, कैसी बातें कर रही हो तुम, और तुम उस बच्ची से इतना डरी हुई क्यों हो। उसके चेहरे पर खून लगा था भाई, मानो उसने किसी खून का पानी पिया हो। माँ, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ है। तभी दिलीप कहता है, तो मैंने तब उसे ही देखा था। हाँ पिताजी, आपने ठीक कहा, शायद आप ठीक कह रहे थे, आपने उसे ही देखा होगा। ये सुनकर चंदा कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। आज ही हमारे घर पर हमारा पोता आया है और आज ही ये सब होने लगा। ये सब आपका वहम है माँ, कुछ नहीं, बस आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं कविता के पास जा रहा हूँ और जब वो बच्ची फिर आए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर रवि गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रवि कविता के पास जाता है और उसे और अपने बच्चों को देखता है। कविता रवि से पूछती है, रवि, बाहर क्या हो रहा था और पूनम क्यों चिल्ला रही थी। रवि ये सुनकर सोचता है कि कविता को ये सब बताना